हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, उम्मीद करते हैं आप सब। आपका सभी का जो है अपने चैनल भदौरिया केमिस्ट्री क्लासेस पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो आइए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है। आज का टॉपिक जो है वो भैया परासरण दाब से रिलेटेड है। हम पूरा परासरण दाब पढ़ेंगे, क्या होता है नहीं, और परासरण दाब के साथ साथ में प्रतिलोम परासरण भी पढ़ेंगे। और दूसरी बात पढ़ेंगे सम परासरी विलयन, अति परासरी विलयन और अल्प परासरी विलयन। ये थोड़ी थोड़ी भाषाएं हैं, है नहीं। और इसके बाद जो पढ़ेंगे वो भैया वांट हाफ नियम पर आधारित विलयन समीकरण और उसके आंकिक प्रश्न। आज का ये पूरा टॉपिक रहने वाला है। थोड़ा हो सकता है वीडियो आपका लंबा हो जाए, तो मैनेज करिएगा, ठीक है। कक्षा 12 है, पाठ जो है 1 है और विलयन पाठ है जिसका नाम है विलयन। और वीडियो नंबर जो आज का है भैया, यानी लेक्चर नंबर जो है वो कितना है? 7 है, ठीक है। बात समझ में आई? आप सब रेगुलर क्लास को जो है देखिए और देखने के बाद में अपने प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। जो कंटेंट मिल रहा है वो पूरा कहीं भी आप पढ़ें, क्लास टू क्लास मिलेगा आपको। कोई भी कंटेंट जो है छोड़ा नहीं जा रहा है, कोई भी टॉपिक ये नहीं कि छोड़ के सर पढ़ाया जा रहा हो, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बढ़िया एकदम जबरदस्त कोर्स मिलेगा इस पर। कल हमने पढ़ लिया था कि परासरण क्या है, यानी परासरण क्रिया क्या है और विसरण क्रिया क्या है। कल ये हमने पढ़ा था, है नहीं। परासरण का मतलब ये समझो आप छोटी सी बात में कि कम सांद्रता अगर है विलयन की और वो विलयन स्वतः अर्धपारगम्य झिल्ली से अगर अधिक सांद्रता की ओर गति करता है, अधिक सांद्रता की ओर जो है गति करता है, तो परासरण क्रिया होती है नहीं। बीच में इन्वॉल्व कौन रहेगा? अर्धपारगम्य झिल्ली रहेगी। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। अर्धपारगम्य झिल्ली से ही कम सांद्रता वाला विलयन गुजरेगा और किधर जाएगा? अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाएगा। कब तक जाएगा? तो जब तक इन दोनों की सांद्रता बराबर ना हो जाए, अर्थात ये दोनों सांद्रताएं या दोनों विलयन साम्य अवस्था को प्राप्त ना कर लें, तब तक ये ऐसा होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, विसरण क्या था? तो विसरण जो था वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, कम सांद्रता की ओर होता है। इसमें अर्धपारगम झिल्ली होती है, तो अर्धपारगम झिल्ली का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। उदाहरण के रूप में हमने बताया था कि जैसे 5 लीटर का कोई सिलेंडर है जिसमें एलपीजी गैस भरी हुई है, आप उसको छोड़िए वहां से। जब गैस छोड़ते हैं तो पूरे कमरे में भर जाती है। दूसरा एग्जाम्पल हमने कहा था, परफ्यूम आप जब अपने ऊपर स्प्रे करते हैं तो अगल बगल का एरिया भी महकने लगता है, यानी वायुमंडल जो हमारे चारों तरफ है उसमें सांद्रता कम है और गैसीय अवस्था में जो है सांद्रता ज्यादा है, यानी उसमें अणु ज्यादा है, तो फैलने का काम करते हैं। मेरे ख्याल से दोनों बातें क्लियर हुई होंगी आपकी। आज का जो टॉपिक है भैया परासरण दाब है। कौन सा टॉपिक है भाई? तो परासरण दाब बहुत बढ़िया टॉपिक रहने वाला है। इसको समझाने के लिए बर्कले और हार्टले ने अपना एक फिगर बनाया और एक कह लो चाहे कि एक तरीका बताया कि इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इस बर्कले हार्टले में क्या होता है, दोनों ध्यान से जरा। कुछ इस प्रकार का पात्र होता है, इस तरीके से। इधर जो है केस नली लगी होती है, नहीं इधर फनल कीप लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया? फनल कीप। ये फनल कीप कही जाती है। और इधर लगाते हैं केस नली, इसको हम कहते हैं केस नली। केस नली जो लगाते हैं उस पर कुछ पाठ्यांक भी दे रखे होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो सिस्टम है पूरा आपका इधर का, ये इनमें जो है अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। कल मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली आपको बताई थी आखिर क्या होती है, पूरा टॉपिक जो है कल लिया था।
अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, ऊपर भी। अच्छा, एक चीज और करो, थोड़ा इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। बढ़ाने के साथ साथ इसमें जो है हम पिस्टन लगाते हैं। क्या लगेगा भैया? पिस्टन लगेगा। ये लगा होता है हमारा पिस्टन। इसी पिस्टन के जस्ट नीचे लगाते हैं दाब मापी यंत्र। क्या लगाते हैं भैया? दाब मापी लगाते हैं। इसको कहेंगे दाब मापी। ठीक है, ये पूरा एक फिगर था छोटा सा, समझो। अच्छा, इनमें जो भरते हैं, यहां अगर हम देखेंगे तो कम सांद्रता वाला विलयन भरा हुआ है और इधर अधिक सांद्रता वाला विलयन भरा है। यानी इसकी जो सांद्रता होगी अधिक सांद्रता वाला विलयन रहेगा, और इसमें कौन सा विलयन रहेगा? जिसकी सांद्रता कम होगी, जिसकी सांद्रता कम होगी। ठीक, अब होता क्या है कि जब परासरण क्रिया शुरू होती है, देखो इसमें कुछ लिखाएं हम तो लिखाएंगे नहीं, पूरी थ्योरी है। जो चीजें बता रहे हैं आप उसी को नोट कर लें, वही चीज है बस। कम सांद्रता वाला विलयन इसमें भरा हुआ है और बीच में इसके मतलब कम सांद्रता वाला विलयन और अधिक सांद्रता वाले विलयन के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है। तो ये कम सांद्रता वाला विलयन जब है अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह करना प्रारंभ करेगा। किसके माध्यम से? तो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जाना शुरू करेगा। जैसे जैसे जाएगा तो ये जो केस नली का तल है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब समझो इस केस नली का तल जो नीचे गिर रहा है, यानी इसमें मान लो पानी भरा हुआ है, वो इधर जा रहा है तो तल तो नीचे गिरेगा ही। जब तल गिरेगा तो हम क्या देखेंगे कि परासरण क्रिया संपन्न हो रही है। कब तक चलेगी? जब तक दोनों विलयनों की सांद्रताएं बराबर नहीं होगी। ठीक है, अब मान लो कि हमें उस परासरण क्रिया को रोकना है, तो रोकेंगे हम पिस्टन से बल लगाएंगे बाहर से, है नहीं? पिस्टन से फोर्स करेंगे विलयन के ऊपर, विलयन के ऊपर पिस्टन से फोर्स करेंगे। जब फोर्स करेंगे तो जो कम सांद्रता वाला विलयन इसमें आया होगा वो फिर से रिवर्स हो जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? जब रिवर्स हो जाएगा तो बैरोमीटर से हम अपना मेजर कर लेंगे हमारा कितना दाब लगा है। वही दाब हमारा क्या हो जाएगा? परासरण दाब हो जाएगा। अब इसकी भाषा को कैसे सुनेंगे? देखो, लिखते मान लो लिख ले। अच्छा, तो कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे इसमें? इसको हम समझेंगे केस नली। यहां भाषा अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे? परासरण क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन द्वारा विलयन पर दाब डालते हैं, दाब डालते हैं, जिससे केस नली का तल, केस नली का तल पुनः स्थिति में आ जाता है। पुनः या फिर उसी स्थिति में आ जाता है, ऐसे लिख लो। केस नली का तल उसी स्थिति में आ जाता है जिसमें वह पहले से है, वह पहले से था। तो इस दाब को परासरण दाब कहते हैं। बस ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। यानी परासरण क्रिया को रोकने के लिए ये पानी इसमें जा रहा होगा, तो जब जाएगा तो परासरण क्रिया तो हो रही है, अब हमें इसको रोक देना है। जब रोकेंगे तो हम पिस्टन से इस पर फोर्स करेंगे, जो कम सांद्रता वाला विलयन इसमें आया होगा वो वापस जाना शुरू कर देगा। जो तल इधर गिरा था वो तल अपनी स्थिति में फिर पहुंच जाएगा, है नहीं? तो जितना भी दाब हम लगाएंगे तल की पुनः स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो दाब लगाते हैं उसे ही हम कहते हैं परासरण दाब। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, केस नली का पूर्व तल प्राप्त करने के लिए लगाया गया बाह्य दाब
परासरण दाब कहलाता है। दाब कहलाता है। इसे काहे से व्यक्त करते हैं? पाई या पी से प्रदर्शित करते हैं। पाई या पी से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी आपके। दिख तो रहा है बढ़िया। पाई या पी से प्रदर्शित किया करते हैं जो है, ठीक है। बात क्लियर हुई होगी इसमें, और तो कुछ समझना नहीं है भाई, इतनी चीजें बस समझनी है आपको। इस चीज को कर लीजिए, बिगाड़ में इसको। कई बार बोर्ड में पूछा हुआ एक प्रश्न है कि सर प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन है हमारा, प्रतिलोम परासरण क्या है? तो इसका मतलब जानते हो क्या है? परासरण क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, अगर हम विलयन पर उससे अधिक दाब डाल देते हैं तो विलायक के जो कण होंगे वो फिर से रिवर्स होना शुरू कर देंगे, है नहीं? तो उसी को हम उसी स्थिति में कहेंगे प्रतिलोम परासरण। सुनो ध्यान से, यानी जब परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है तो परासरण क्रिया रिवर्स हो जाती है। रिवर्स का मतलब रिवर्स हो जाती है, यानी उल्टा शुरू हो जाती है। तो इसे ही प्रतिलोम परासरण या द्युतक्रम परासरण कहते हैं। इसमें होता यह है, जो विलायक के अणु जाते हैं विलयन की ओर, वो रिवर्स होने लगते हैं। बस ये उल्टा क्रिया शुरू हो जाती है। आपको इतना समझना है कि परासरण क्रिया जब रिवर्स होना शुरू हो जाएगी तो जो भी दाब डाला जा रहा होगा उसे हम प्रतिलोम परासरण दाब कहेंगे। तो समझ में आई होगी। ये छोटी छोटी कुछ भाषाएं हैं जिन पर हमें थोड़ा ध्यान देकर चलना होगा, है नहीं? वरना आपके लिए थोड़ी सी समस्या कहीं हो सकती है। फिर अब सुनो जरा, अब आगे क्या आएगा? तो भैया परासरण दाब के नियम आएंगे। परासरण दाब के नियम आएंगे, इंपॉर्टेंट है अपने में। कुछ क्या बढ़िया इंपॉर्टेंट है। जो पहला नियम है वो बॉयल वांट हाफ का नियम है। बॉयल वांट हाफ का नियम। ये नियम क्या कहता है? सुनो, कह रहा कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। यही तो बात कह रहा है। बढ़िया नियम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी जो परासरण दाब है भैया, वो समानुपाती किसके है? सांद्रता के। सांद्रता को हमने कहा था कि C से व्यक्त करते हैं, यही तो बात बताई थी। अब एक चीज सुनो, जिसकी सांद्रता ज्यादा होगी उसका आयतन कम होगा, होगा नहीं? कम होगा। जिस विलयन का आयतन बढ़ेगा उसकी सांद्रता
घटेगी। यानी ये कह लो कि विलेन की सांद्रता और आयतन में जो है एक व्युत्क्रम रेशियो होता है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। उदाहरण के तौर पर आपको बताएं, जैसे मान लीजिए शरबत है चीनी का बना हुआ आपके पास, आप 100 ml लिए हैं, उसको गर्म करना शुरू कर दीजिए, तो शरबत गाढ़ा होगा नहीं होगा, आयतन घट जाएगा। जब आयतन घटेगा, शरबत गाढ़ा हो जाएगा, तो 100 ml था, मान लो 80 ml बचेगा, ऐसा होगा नहीं होगा। तो ये चीजें हैं, बस ध्यान रखना। यानी C को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/V से। V मतलब विलेन का आयतन होता है। परासरण दाब को काहे से बताया है, व्यक्त करते हैं पाई या फिर P से। तो पाई जो है समानुपाती क्या हो जाएगा, 1/V, यही तो होगा। अगर हम थोड़ा यहां समझें तो पाई V बराबर क्या हो जाएगा भैया, कांस्टेंट हो जाएगा। पाई V बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये तो एक विलेन की बात है, तो समझ में आया हुआ, इसकी तिरछा गुणा हुई है बस, और ये जो समानुपाती हटाया है, इसका मतलब नियतांक यहाँ पर आ गया। स्थिरांक, नियतांक, कांस्टेंट, कुछ भी कह लो। आगे समझ, यदि 2 विलेन हो आपके पास, कितने विलेन हो भैया, 2 विलेन हो, तो अब पहला विलेन है तो उसके लिए क्या होगा, पाई 1V1 हो जाएगा, और दूसरा विलेन है तो पाई 2V2 हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति कहीं पर आती है तो इसी को हम कहते हैं समपराशरी विलेन। क्या कहते हैं, समपराशरी विलेन। आप परेशान मत होना, ये विलेन समीकरण डिराइव करने के बाद में हम आपको पढ़ाएंगे समपराशरी, अतिपराशरी, अल्पपराशरी, पूरी थ्योरी है, 2-2, 3-3 लाइन की, पूरा बताते चलेंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया स्क्रीनशॉट भैया, बहुत बढ़िया। देखो आगे, अब एक दूसरा नियम भी इसी से रिलेटेड है। ये बायल का वान हाफ नियम है और वो चार्ल्स का वान हाफ नियम है। दोनों में क्या रिलेशन है, जो भी रिलेशन होगा उसी रिलेशन से आप विलेन इक्वेशन बना लेते हैं, विलेन समीकरण। ठीक उसी प्रकार जैसे कक्षा 11 में आपने पढ़ी होगी आदर्श गैस समीकरण, है नहीं, कुछ नया नहीं पढ़ा रहे, सब पुराना एकदम। देखो, चार्ल्स वान हाफ का नियम, ये नियम क्या कहता है सुनो। इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर, अब एक चीज बताओ, आयतन और सांद्रता में कनेक्शन यही तो था। अब हमने स्थिर आयतन कर दिया है, आप चाहो तो स्थिर सांद्रता भी कर सकते हो, है नहीं। बायल वाले में क्या था, स्थिर ताप पर। अब इस पूरा कराते हैं, फिर देखो आपस में समझाएंगे अभी। स्थिर आयतन पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप मतलब T से व्यक्त किया जाता है। मात्रक क्या रहता है इसका, केल्विन रहता है भैया। क्या रहता है, केल्विन रहता है। यानी परासरण दाब को पाई या फिर P से व्यक्त किया गया है और समानुपाती किसके कर दिया जाएगा, T के, T, कैपिटल T। अच्छा, सिंपल जो डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर दे रखा होगा उसे आप स्मॉल t से मेजर कर लेंगे। ठीक, तो परम ताप जो होगा वो कहाँ से रहेगा, कैपिटल T से रहेगा। अब समझो, यानी पाई बटे T बराबर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर कांस्टेंट मिल जाएगा। समानुपाती हटेगा, नियतांक आएगा नहीं आएगा। तो ये भैया नियम है चार्ल्स का, और जो पहले कराया था वो बायल का था। यहाँ पर भी वही बात लागू है, यदि 2 विलेन हो, यदि विलेन 2 हो तो पाई 1 बटे T1 बराबर क्या हो जाएगा, पाई 2 बटे
T2। जब 2 विलयनों, 3 विलयनों, 4 विलयनों के लिए हम अध्ययन करते हैं तो फिर कांस्टेंट की कोई मतलब यहाँ पर नहीं रह जाता है, ठीक, तो उसको रिमूव भी कर देते हैं। तो ये चार्ल्स का था नियम और वो बायल का नियम है। बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से आपको। आप इसका भी स्क्रीनशॉट करो फिर बताएं, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब जो है इन दोनों नियमों की सहायता से हमें मिलने वाली है क्या, विलयन समीकरण। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हमारा जो फाइनली क्वेश्चन बनेगा वो इसी पर आता है। नियम पूछे गए हैं सर कभी? हाँ तो पूछे जाते हैं भैया, नियम वगैरह पूछ लेते हैं। परासरण तो नहीं पूछा गया है, लेकिन प्रतिलोम या व्युत्क्रम परासरण से आप क्या समझते हैं ऐसा पूछा गया है। 2 अंक में क्वेश्चन आता है, 5 लाइन 2 अंक मिलते हैं आपको, यानी 5 लाइन बोर्ड की कॉपी में लिखना होता है, ठीक है। फिगर बनाना होता है नहीं, बोर्ड करंट में अगर हम देखें तो कोई भी फिगर नहीं बनवाता है, ऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो या इनऑर्गेनिक हो, कहीं से भी फिगर नहीं पुटअप कर रहा है, ठीक है। यानी विलयन समीकरण, विलयन समीकरण ये किसकी होती है विलयन समीकरण? तो 1/2 की विलयन समीकरण है। हटाओ, पूरी बात लिखो, 1/2 की विलयन समीकरण है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, ये दूसरा हम विलयन कालसन के गुणधर्म पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमें समीकरण वगैरह पढ़नी होगी और उस पर भी आंकिक प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, क्या है, बायल के नियम से, बायल के नियम से क्या नियम कह रहा था भैया? नियम ये कह रहा था कि स्थिर ताप पर, ताप को स्थिर किया गया था। कौन सा ताप होगा? तो परम ताप ही रहेगा, ध्यान रखना। स्थिर ताप पर जो परासरण दाब था वो सांद्रता या सांद्रता के समानुपाती था, या फिर विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती था, ये बात भी कह सकते हो। तो हम यही लिख रहे हैं कि विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। इतनी बात तो समझ में आई होगी। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो। दूसरी बात है चार्ल्स के अनुसार, चार्ल्स साहब ने क्या कहा है, सुनो ध्यान से क्या कह रहे हैं चार्ल्स साहब। ये कह रहे हैं कि स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर किसी विलयन का जो परासरण दाब होता है वो विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है, ठीक है। इसको समीकरण आप 2 कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 की सहायता से, समीकरण 1 व 2 से इन दोनों की मदद लेंगे हम। यानी पाई अगर इसके समानुपाती है और पाई ही इसके समानुपाती है, तो अगर हम इन दोनों को संयोजित करके लिखें तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो पाई किसके समानुपाती होगा भैया? T/V के समानुपाती होगा। होगा नहीं होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। पाई V बराबर क्या रखेंगे? ST रखेंगे। S कहां से टपका? तो भैया S ऊपर से टपका। यहां लिख लो कि S है क्या, जहां S विलयन स्थिरांक है। क्या है? विलयन स्थिरांक है। आप इतना सिर्फ लिखो, इसका मात्रक अभी हम निकालना आपको बताएंगे। ये जो हमें मिली है समीकरण, ये सिर्फ और सिर्फ विलयन के कितने मोलों के लिए है? तो 1 मोल के लिए है। अगर हमें विलयन का 1 मोल ज्ञात है तो हम इस समीकरण का प्रयोग करेंगे, ठीक। लेकिन हमारे पास जो विलयन मिलेंगे वो 1 मोल ही निर्धारित नहीं करते हैं, 1 से कम भी मोल होंगे, 1 से ज्यादा भी मोल होंगे, ठीक। तो फाइनली अगर देखें आगे तो क्या पहुंच सकते हैं भैया? देखो कहां पहुंच सकते हैं हम लोग। यदि विलयन के n मोल उपस्थित हों, यदि विलयन के n मोल उपस्थित हो, n एक संख्या है यहां पर, ध्यान रखना, n मोल उपस्थित हो तो पाई V बराबर क्या मिलेगा हमें? NST मिलेगा। क्या मिलेगा? NST मिलेगा। अब इस S को भैया कुछ किताबों में कैपिटल R से भी व्यक्त किया गया है। वैसे कैपिटल R का यूज हम दूसरे चैप्टर में करेंगे गैस स्थिरांक के रूप में, ठीक है। और S को सॉल्यूशन स्थिरांक, यानी सॉल्यूशन कांस्टेंट पढ़ते हैं तो S सॉल्यूशन होता है ना, S से शुरू होता है, इसलिए S से रख रहे हैं। हम अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, NCERT रेफरेंस इसी को करती है। तो हमें जो समीकरण मिली है, अगर हम इसकी बात कर लें तो यही है जो विलयन समीकरण है।
क्या है, विलेन समीकरण है। लेकिन क्या क्वेश्चन इस पर बनते हैं? तो बिल्कुल बनते हैं, यानी क्वेश्चन आप यहां से भी लगा सकते हो। बात क्लियर है? आगे अगर हम देखें, यदि n जो है वो मात्रा बटे अणुभार हो, मात्रा बटे अणुभार हो, W क्या है, मात्रा है, किसकी मात्रा है, छोटा W है तो विलेय की मात्रा है, और छोटा m डैश है तो विलेय का अणुभार है। बात क्लियर हुई होगी मेरे ख्याल से आपके लिए, है नहीं? इसको उठा के अगर यहाँ शिफ्ट करें तो पाई बराबर क्या मिलेगा हमें, अच्छा रुको, पाई v बराबर क्या मिलेगा हमें, W ST बटे m डैश मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? यानी पाई बराबर हमें क्या मिल जाएगा, W ST बटे m डैश v मिल जाएगा, मिलेगा भैया नहीं मिलेगा? तो ये जो हमारे लिए है, इसको हम फाइनली कहते हैं ब्रह्मास्त्र फार्मूला, किसका, परासरण दाब के लिए। अच्छा एक चीज आपको और बताएं, देखो मजेदार बात है, यहां से अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो पाई बराबर हमारा क्या बन सकता है, n बटे वी एस टी बनेगा, और n बटे वी, n मतलब मोलों की संख्या और v मतलब विलयन का आयतन, तो n बटे v को हम देखें तो मोलरता भी कह सकते हैं, और मोलरता एक प्रकार की क्या होती है, सांद्रता होती है नहीं? तो हम इसकी जगह पर पाई बराबर सी एस टी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी एस टी भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो चीजें यूज हुई हैं उनका जरा हम देख लेते हैं किसको क्या कहते हैं। तो पाई जो है हमारा वो परासरण दाब है भैया, क्या है, परासरण दाब है। अधिकांश इसका मात्रक जो हम देखेंगे क्या मिलेगा हमें, वायुमंडल मिलेगा, वायुमंडल मिलेगा, एटमॉस्फेयर मात्रक होता है इसका। W जो हमें दिखा है यहाँ पर वो विलेय की ग्राम में मात्रा होती है भैया, विलेय की ग्राम में मात्रा होती है। और S की बात करें हम तो ये विलयन स्थिरांक होता है, क्या होता है बाबू, विलयन का स्थिरांक, विलयन का स्थिरांक होता है, ठीक है। कैपिटल T की बात करें तो भैया ये परम ताप है, और काहे में रखते हैं तो केल्विन में रहता है। दूसरी V की बात करें तो V जो है वो विलयन का आयतन होता है, विलयन का आयतन होता है। और कुछ बचा, m डैश की अगर हम बात कर लें तो ये विलेय का अणुभार होता है, विलेय का अणुभार होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट बहुत बढ़िया तरीके से कर लीजिए एकदम। कर लिया ना भैया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आपको, 100% नहीं 400% आया होगा समझ में। इस समय मम्मी हमारी कही थी नौतपा चल रहा है भैया, पानी की बोतल साथ में रखना और एक एक घूंट हर मिनट पर लेना, यानी 1 घंटे में 60 घूंट, 60 घूंट पानी का मतलब बहुत कुछ हो जाएगा। कर लिया ना स्क्रीनशॉट? अब आगे की कहानी सुनो क्या है। हाँ एक चीज और बताएं भैया आपको, टेलीग्राम का तो नाम सुना ही होगा, सुना है ना, टेलीग्राम का नाम सुना है सबने, बहुत बढ़िया सुना होगा। तो ये टेलीग्राम जो है उसका यही चैनल है, सीतापुर। ये टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे तुरंत आ जाएगा, और इसमें तुरंत जुड़ जाओ फटाक से, ठीक। क्यों जुड़ेंगे आपको पता है, इस पर सारी चीजों की पीडीएफ में मिलेगी आपको। पीडीएफ मतलब क्या, देखो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं लेकिन ऑफलाइन तरीके से यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड थोड़ी ना लगा है कि जो हम पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ा रहे हैं वही तुरंत पीडीएफ निकाल करके आपके ऊपर सेंड कर दें, ऐसा नहीं होगा। जो कंटेंट थ्योरी मॉडल में दिया जा रहा है वो तो आपके पास रहेगा ऐसे ही जैसे हम पढ़ रहे हैं, आप है नहीं, जैसे पढ़ा रहे हैं आपको या जैसे आप पढ़ रहे हैं। लेकिन जो न्यूमेरिकल कराएंगे लास्ट में, उनकी जो सीट मिलेगी वो हैंड राइटिंग नोट्स हैं भैया, हमने खुद से बनाए हैं, टाइपिंग भी नहीं की, हाथ से लिखा हुआ है। तो वो पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाली है, टेलीग्राम पर मिलने वाली है। दूसरी चीज,
जो भी वीडियो शूट करेंगे उसका तुरंत लिंक सबसे पहले कहां पहुंचेगा, तो टेलीग्राम पर पहुंचेगा, है नहीं। तो उम्मीद करते हैं जितने भी विद्यार्थी हैं वो तुरंत इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां से कई सारे फायदे निकलने वाले हैं उनके लिए, है नहीं। तो ये चीज आप ध्यान रखो, थोड़ा सा इसको मत भूलिएगा ज्वाइन करना, तुरंत ज्वाइन करिए इसको, भले ही वीडियो को पॉज करके जो है आप इसको पहले ज्वाइन कर लें। आगे सुनो, जो विलयन स्थिरांक था उसके अगर हम मात्रक की बात करें तो सर कैसे निकलेगा विलयन स्थिरांक का मात्रक। देखो एक चीज समझो, आप चीजों को रटते बहुत हैं, है नहीं। ये रटंत विद्या कहां पर लागू होती है, केवल पहाड़े में लागू होती है। और कहां लागू होती है, तो केवल गिनतियों में लागू होती है। और यह केमिस्ट्री फिजिक्स जैसे विषयों को आप अगर रट के पढ़ना चाहो पढ़ पाओगे, बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से पढ़ना। ये ठीक उसी प्रकार से संभव नहीं हो पा रहा होगा आपके लिए जैसे कोई बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हो हम, है नहीं। तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी, आप चीजों को जो है पढ़ के मतलब समझ के जो चीजों को तैयार करिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, तो फिर विलयन के स्थिरांक की बात कैसे करते हैं, देखो भाई फार्मूला जो हमने बताया था आपको, निकाला था कि पाई बराबर क्या हो जाएगा, CST, यही तो बताया था ना, पाई बराबर CST बताया था। हमें इस विलयन के स्थिरांक का मात्रक निकालना है, यानी S बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटे CT हो जाएगा। C मतलब सांद्रता है, C मतलब क्या है, विलयन की सांद्रता है, और T क्या है, परमताप है। तो परमताप काहे रहता है, केल्विन में रहता है। पाई को हमने बताया था कि वायुमंडल इसका मात्रक मेन रखेंगे, है नहीं। अब इसके इन सबके मात्रक रखने का प्रयास करो। देखो जैसे ये वायुमंडल हो जाएगा, इसका क्या बनेगा, तो मोल प्रति लीटर बनेगा, मोल प्रति लीटर बनेगा। और टी का क्या बनेगा, तो केल्विन बनेगा भैया, यही तो बनेगा, है नहीं। तो ये वायुमंडल हो गया, ये लीटर देखिए माइनस में है तो ऊपर जाएगा, यानी लीटर जो है प्लस में हो जाएगा। लीटर वायुमंडल, ये केल्विन अपॉन में है, ये माइनस नहीं लगा हुआ है, केल्विन अगर अपॉन में है तो ऊपर जाके माइनस में जाएगा। तो लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन, और ये मोल भी बटे में है तो प्रति मोल हो जाएगा। ये इसका भैया मात्रक रहेगा। बात समझ में आई कैसे निकला, लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल पढ़ा जाता है नहीं। लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन और प्रति मोल होता है। समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाक से भैया। कर लिया ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो तो पूरा हमने पढ़ा कि परासरण क्या है, विसरण क्या है, परासरण दाब क्या है, बर्कले हार्टले ने अपना पूरा फंडा बताया कैसे निकालते हैं नहीं। फिर बायल और चार्ल्स के दो नियम आते हैं, वो पढ़ाए गए। उसके बाद उन नियमों पर आधारित जो समीकरण है जिसको आप कहते हो वान टाप की विलयन समीकरण, वो भी आपको पढ़ाई गई। और इसके बाद फिर हमने बताया कि विलयन स्थिरांक का मात्रक कैसे निकालते हैं। अब मुद्दा इस बात पर है कि सर विलयन जो बनेगा वो समपरासरी कैसे होगा, समपरासरी कैसे होगा, अति परासरी कैसे होगा, और अल्प परासरी कैसे होगा, अल्प परासरी कैसे होगा। परासरी जो बीच में शब्द जुड़ रहा है, देखा होगा आपने, परासरी परासरी परासरी, इन सबका मतलब परासरण दाब से है नहीं। इन सबका मतलब क्या है, परासरण दाब से होता है। तो तीनों को बार बार से बारी बारी समझ लेते हैं। देखो ऐसे दो विलयन, ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। बात समझ में आई। जब परासरण दाब समान होगा, यानी दो विलयन है पाई 1, एक का परासरण दाब है और दूसरे का परासरण दाब है पाई 2,
या P1 P2 ऐसे भी कह सकते हो। तो पाई वन की जो वैल्यू अगर हम देखें तो C1S T1 होगा बराबर में C2S T2 होगा। अब दोनों में क्या है, ये स्थिरांक जो रहेगा विलयन स्थिरांक दोनों में कॉमन रहेगा, तो ये चीज रिमूव हो जाएगी, यानी C1T1 बराबर क्या होगा, C2T2 हो जाएगा। C1T1 बराबर C2T2 है नहीं। एक चीज अच्छा ये आपसे कह दे कि ताप जो है समान है, उस स्थिति में क्या होगा कि उनकी सांद्रताएं बराबर हो जाएंगी, है नहीं। तो न्यूमेरिकल करने के लिए इन चीजों का आप प्रयोग करेंगे। यहां से एक चीज और निकल के आती है, देखो जैसे हमने कहा था WST फॉर्म में, तो W1ST1 बटे M-V1 बराबर W2ST2 बटे M-2 और V2, फिर यही बनेगा। SS फिर कैंसिल होगा, तो W1T1 बराबर W2T2 बटे M1 और V1 इधर क्या बटे में हो जाएगा, M-2 और V2 हो जाएगा। इस स्थिति से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, ये चीजें वही लिखी हुई हैं। C का मतलब होता है मोलरता, और C का जब मतलब मोलरता है तो ये मोलरता ही तो लिखी हुई है लीटर में, ये मोलरता ही तो है। तो इसका और इसका कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों चीजें एक ही लिखी हुई है, ध्यान रखना है नहीं। इसका स्क्रीनशॉट भैया आप कर लीजिए फटाक से। ठीक है, अति पराशरी किसे कहते हैं, देखो अति पराशरी विलयन क्या होता है। क्वेश्चन करने के लिए पराशरी विलयन, यहां पर जानते हो क्या है, कोई दो विलयन दे रखे होंगे जिनके परासरण दाब अलग अलग होंगे, उसमें जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा, यानी एक विलयन का परासरण दाब अधिक होगा और दूसरे का कम होगा, तो इस स्थिति में आप उसे कहोगे अतिपराशरी विलयन। दो विलयन फिर से हैं, परासरण दाब दिए हुए हैं, एक का कम दूसरे का ज्यादा है, तो उस स्थिति में उसे कहोगे अल्प पराशरी विलयन। अतिपराशरी विलयन का मतलब ये है कि दो भिन्न भिन्न विलयनों में, नहीं परासरण दाब वाले विलयनों में, परासरण दाब वाले विलयनों में एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन से अधिक होता है, तो इसे अतिपराशरी विलयन कहते हैं आप। ठीक है, बस यही समझना है। अल्प पराशरी मतलब अधिक की जगह पर कम, उसको लिखाएंगे नहीं, अधिक मतलब अतिपराशरी, अल्प मतलब कम पराशरी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है थोड़ा सा। न्यूमेरिकल कहाँ बनेंगे, थोड़ा न्यूमेरिकल के लिए कुछ एनालिसिस करते हैं, देखो क्योंकि मेन टॉपिक जो है उन पर न्यूमेरिकल ही ध्यान रखो, और थ्योरी बहुत कम पूछी जाएगी यहाँ से। न्यूमेरिकल के लिए दो ही चीजें हैं, वांट हाफ समीकरण है, वांट हाफ समीकरण है, और दूसरी बात रेयरली जो क्वेश्चन मिलता है वो समपराशरी विलयन पर मिलता है, समपराशरी विलयन पर मिलता है। ठीक, आपके दृष्टि से अगर हम देखें तो सर पहला क्वेश्चन मतलब किस टाइप पर क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान दो जरा, यानी टाइप फर्स्ट जो है उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरीके से आ सकते हैं, पाई बराबर CST से संबंधित क्वेश्चन पूछ लें, डाटा जो दे रखा होगा
कुछ इसके अनुकूल निकल रहा होगा। यहाँ पर हमारे अवयव देखें तो 4 हैं, 1 2 3 4, यही तो 4 हैं। दूसरी बात, इस पर क्वेश्चन बनेंगे। दूसरी बात की अगर हम देखें, जो टाइप 2 अगर देखा जाए तो पाई बराबर किस पर मिलेंगे भैया क्वेश्चन, WST बटे M-V पर क्वेश्चन मिलेगा। यानी जो बढ़िया जबरदस्त टाइप 2 होता है, इधर तो क्वेश्चन नॉर्मल मिलेगा, सीधे कुछ ना कुछ पूछेगा आपको, सांद्रता वगैरह दी गई होगी, कुछ ना कुछ पूछ लेगा। अच्छा, एक चीज यहाँ ध्यान रखना, जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था वहां टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन यहाँ ताप देखिए दे रखा है नहीं? तो यहाँ ताप जो दिया हुआ है उसे आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे और उस पर काम करोगे। अभी सब बताएंगे कैसे करना होता है। यहाँ अगर हम अवयव की बात करें तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 अवयव दे रखे हैं। 6, वही कल वाला लॉजिक, यानी वीडियो नंबर 5 में जो आपसे शेयर किया गया है कि 6 दे रखे हैं तो कोई 5 चीजें आपको डाटा में पता होंगी, यानी क्वेश्चन कोई जो आएगा उसमें कोई 5 चीजें आपको दे रखी होंगी, छठी कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, बात समझ में आई ना? छठी निकालनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि 3 चीजें दी हैं 3 पूछ ले आपसे, या 4 दी है 2 पूछ ले, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। हाँ, ऐसा मिल सकता है कहाँ पर, 2 चीजें मिलेंगी, यानी कि 4 हमें दी हो और 2 कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर मिलेगा। ये स्थिति क्या दर्शाती है कि π1 बराबर है π2 के। π1 मतलब एक मिलियन का जो बराबर दाम है तो दूसरे मिलियन के बराबर है। उस स्थिति में अगर हम ये वाला लॉजिक लगाएंगे तो C1 हो जाएगा ST1 बराबर में C2 ST2, यही तो बनेगा जाके। S बेलन स्थिरांक कैंसिल होता है, यानी C1 T1 बराबर क्या बनेगा, C2 T2। C1 मतलब बेलन की सांद्रता, सांद्रता किस रूप में मिलेगी या सांद्रता किस पद में मिलेगी, तो मोलरता के पद में मिलती है, ध्यान रखना। किस पद में मिलेगी भैया, मोलरता के पद में मिलेगी। कौन से रूप में दे रखी होगी तो मोलर कहा जाएगा, आपसे मोलर दे रखा होगा। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अगला एक लॉजिक है, यहाँ पर जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो परम ताप को कैसे कैलकुलेट करते हैं, नहीं? ताप जो है उसकी 3 इकाइयां होती हैं। 3 इकाइयां मतलब एक डिग्री सेल्सियस में रहता है, दूसरा केल्विन में रहता है और तीसरा फ़ारेनहाइट में रहता है। 3 बातें हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। अब सुनो, जो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में आने जाने का बाईपास है वो क्या है, यानी केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 या फिर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। बात वही है, कान ये पकड़ो चाहे वो पकड़ो। ये जो लॉजिक है भैया, इससे आप केल्विन अगर दिया है तो सेल्सियस निकाल सकते हो और सेल्सियस दिया हुआ है तो केल्विन निकाल सकते हो। वैसे अधिकांश क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको उसमें डिग्री सेल्सियस दिया होगा और केल्विन निकालना होगा, है नहीं? केल्विन में कन्वर्ट करके ही रखोगे, क्योंकि हमने जो मात्रक आपको बताया है लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन का बताया है और प्रति मोल, यानी डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पर नहीं है, अगर होता तो रख सकते थे, डिग्री सेल्सियस में नहीं मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन हमें किस में करना है, केवल और केवल केल्विन में ही करना है। ठीक, अब सुनो, अगर हमें केल्विन टू फ़ारेनहाइट चलना हो तो ऐसा भैया आज तक कोई बाईपास नहीं बना है। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट चल सकते हैं, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, यानी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हो। तो फ़ारेनहाइट जो होता है बराबर कितना होगा, 9/5। C मतलब डिग्री सेल्सियस और प्लस में कितना होता है, 32। ये रास्ता है, ऐसा हो सकता है। तो यार ऐसे मान लो जरबिल्ले क्वेश्चन, अपनी बात समझ लो, मुश्किल क्वेश्चन मिले जो फ़ारेनहाइट पर आपको मिलेगा, अगर मिल गया तो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। फ़ारेनहाइट को आप बदलेंगे डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस से बदलेंगे केल्विन में, तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। मिलेगा नहीं फिलहाल, बिल्कुल निश्चिंत रहो, डरने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात छूट रही है, सुनो क्या है। जो विलयन स्थिरांक होता है उसका मात्रक तो पता चल गया था आपको, वैल्यू क्या होता है, तो वैल्यू भैया 0.0821 होती है, 0.0821 होती है लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल होती है। ये चीज आप अपने दिमाग में रखो, ये हर क्वेश्चन में आपको दिया नहीं होगा, ठीक है? फिर आप बाती ढूंढेंगे, जब दिया नहीं मिलेगा तो आप बाती ढूंढना शुरू करेंगे और वो बाती दिमाग में फिट होगी तो ये रहेगा आपका मान। ठीक, स्क्रीनशॉट करिए, क्वेश्चन कराते हैं।
कर लिया भैया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। देखो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो पहले करेंगे टाइप 1 पर करेंगे, फिर टाइप 2 से रिलेटेड हमें लगभग हर तरीके से क्वेश्चन कर लेने हैं ताकि हमारा ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए एकदम। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके सामने अभी आ रहा है, देखो लिखना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना आ जाएगा सामने। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.5 मोलर ग्लूकोज विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए यदि S का जो मान है वो कितना दिया हो, 0.0821 दिया हो। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये 0 बना हुआ है भैया। ठीक, ये क्वेश्चन टाइप 1 पर क्वेश्चन है, ध्यान रखो। सबसे पहली बात, हमने जितने भी वीडियो आपके सामने आए होंगे, हर एक वीडियो में यही कहा है क्वेश्चन कराते समय कि पहले भैया धैर्य पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, कहे क्या रहा है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो रास्ता खुद निकल के आ जाए कि आपको जाना कहाँ है, समझ रहे हैं। तो डाटा दे रखा होता, आप पढ़ के क्वेश्चन को उसे नोट करिए आराम से पहले, उसके बाद उठाइए। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर बोर्ड का पढ़ा, 15 मिनट पढ़ने के लिए आता है, पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। अब उनको लगा पेपर तो एकदम गाजर का हलवा है। अब वो ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए और वास्तविकता क्या रही कि 70 में 40 का अटेम्प्ट करके आ गए। मोहल्ले वाले लड़के मिले, कितना करके आए, अरे 70 में 80 का करके आए हैं, है नहीं। तो वही लोग फिर आखिरी में रोल नंबर छिपाते हैं, बताते नहीं कि रोल नंबर पता नहीं एडमिट कार्ड रह गया। तो आपके साथ ऐसा ना हो, ईश्वर से रोज प्रार्थना करते हैं। आगे सुनो, टेम्परेचर कितना दिया हुआ भैया, 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है नहीं। माइक लगा लेते हैं, पकड़े कहाँ तक रखेंगे, देखना पड़ता है। इसमें हरी बत्ती चल रही, देखो है, ये जल रही है। एक दिन हमने वीडियो शूट किया भैया, और वो जो है हरी बत्ती जलना बंद हो गई। हम तो उसे आवाज आ रही होगी, आवाजें नहीं आई, 2 घंटे की मेहनत पर पानी फिर गया। हाँ, शुरुआत देखो यहाँ से करते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, कहा गया 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब ये 0, 27, 25, 37, 40, 100 कुछ भी हो सकता है। हर क्वेश्चन में 0 की उम्मीद ना करना, वरना फिर आंसर में भी 0 की उम्मीद करनी पड़ेगी। तो टेम्परेचर हमने कहा था अगर डिग्री सेल्सियस में दिया होता है तो उसे आप स्मॉल t से प्रदर्शित कर लेते हैं, यही तो कहा था। डिग्री सेल्सियस में अगर दिया है तो, अब डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू को हम केल्विन में लिखते हैं, तो केल्विन में करने का तरीका क्या होता है, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस में तो हमारे पास वैल्यू कितनी है, 0 ही है। तो 273 को अगर आप 0 में जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 273 ही मिलेगा। बस मात्रक बदल जाएगा, वहां डिग्री सेल्सियस था, इधर केल्विन हो जाएगा, और वैल्यू तो चेंज हुई है ना। बात समझ में आई होगी। जब केल्विन में लिखते हैं तो व्यक्त काहे से करते हैं, कैपिटल T से करते हैं, ठीक है। विलेन की मोलरता जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 0.5 मोलर है। यानी M जो दे रखा है भैया वो 0.5 मोलर है, और M जो मोलरता है वो सांद्रता का एक पद भी है, यानी इसे हम C भी लिख सकते हैं। तो फाइनली ये कह लें अगर कि C बराबर कितना है, 0.5 है। ठीक, बहुत बढ़िया। S का मान दे रखा है कितना है, 0.0821 है। ये लिखा नहीं होगा क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। आपको याद करना पड़ेगा कि विलयन स्थिरांक S बराबर इतना है। ठीक, अब विलयन समीकरण से क्या पढ़ाई गई है समीकरण। तो हमने कहा देखिए, जब सांद्रता से कोई चीज आपको दी हो तो सीधे टाइप 1 का प्रयोग कर लीजिए। यानी पाई बराबर क्या पढ़ाया गया था, CST पढ़ाया गया था, तो ये तो पढ़ाया था अभी। पाई कैलकुलेट करनी है, C की वैल्यू 0.5 है और S की वैल्यू 0.0821 है, और T का मान कितना है भैया, 273 केल्विन है नहीं। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, इसकी फटाक से गुणा कर लो, हो गया। केवल गुणा करनी है,
गुणा करेंगे, मात्रक क्या लिख लेंगे, वायुमंडल लिख लेंगे। इतना तो आपसे उम्मीद है कर लेंगे आराम से। बहुत बढ़िया, करो फटाक से, स्क्रीनशॉट भी ले लेना साथ में। ये वीडियो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा भैया। चलो देखते हैं। ये टाइप तो समझ में आ गया होगा। किताबें सबके पास हैं, नहीं किताबें हैं तो हमने कहा था इस चैनल पर जुड़ जाओ फटाक से। टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पूरे चैप्टर की पीडीएफ पड़ी हुई है, ढूंढना है सिर्फ आपको जुड़ के बस। इनके पास बुक नहीं है, आराम से खूब क्वेश्चन लगाओ। जो ना लगे तुरंत व्हाट्सएप कर दो। सर ये क्वेश्चन नहीं लगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, जवाब मिलेगा। 24 घंटे में नहीं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ है भैया, 1 घंटे मिल जाएगा सिर्फ। आप मैसेज करेंगे तुरंत रिप्लाई लगभग उम्मीद करते हैं हम देने की। कल जैसे रात को हम 11 बजे लगभग थे ऑनलाइन, तो कुछ लड़कों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, पूरा सोल्यूशन उनको बताया गया था। तो उम्मीद करते हैं आप भी पूछिए, आपको भी मिलेगा, है नहीं? ठीक, बहुत बढ़िया। टाइप 2 देखिए क्या है। टाइप 2 जो है मेन तरीका वही है, कह लो, है नहीं? टाइप 2 की अगर हम बात करें तो मेन तरीका वही है। देखिए भैया, वीडियो शूट कर रहे हैं तो कुछ हमारे भाई लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं, है नहीं? ये जो है लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी में देखिए सब पूरा सिस्टम लगा हुआ है नहीं? तो कुछ साथी हमारे जो है वो सो रहे हैं बेचारे, जो नाइट में पढ़ाई करते हैं आपकी तरीके से, होनहार बच्चे हैं, वो दिन में सोते हैं। और बढ़िया खर्राटे की नींद ले रहे हैं, इसे लग रहा हो टैक्सी चल रही है। ये सचिन भैया हमारे हैं जो बहुत तेजी से सोते हैं खर्राटों के साथ में, है नहीं? क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, थोड़ा सा इसे आपको समझना पड़ेगा, है नहीं? यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 की बानी, हम अगर बात करें आपसे टाइप 2 की, तो टाइप 2 के भी 2 टाइप हैं। टाइप 2 के 2 टाइप हैं। अब इस टाइप 2 को हम जितना लेंथी खींच सकें उतने टाइप बनते जाते हैं, लेकिन उद्देश्य सिर्फ एकेडमिक ही नहीं है भैया। हम ये पूरा वादा करते हैं, अगर आप हमारी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, एनसीईआरटी अगर पूरा पढ़ रहे हैं ढंग से, तो आप नीट में भी अगर बैठते हैं वनडे एग्जाम में, तो उम्मीद करते हैं आपको लगभग 80% क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। जरूर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। 80% के साथ में 100%, यानी 80% का 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा वहां पर। जैसे आपसे कह दिया जाए 10% W/V अनुसार, W/V अनुसार फ्रैक्टोज विलेन का। अब ये फ्रैक्टोज कहां से आया भैया? फ्रैक्टोज और ग्लूकोज सगे भाई भाई हैं, एकदम सगे भाई भाई। उनके पिता का नाम होता है कीटो ग्रुप। क्या होता है? कीटो ग्रुप होता है नहीं? जब पढ़ोगे ऑर्गेनिक तब पूरा समझाएंगे। तो 10% W/V अनुसार फ्रैक्टोज विलेन के परासरण दाब की गणना कीजिए। परासरण दाब की गणना कीजिए। देखो, हर चीज, हर क्वेश्चन में परासरण दाब ही आपसे नहीं निकलवाएगा। 6 अवयव थे, 6 में कोई 5 दिए गए होंगे और कोई छठा आपसे पूछ लेगा, इससे निश्चिंत रहना बिल्कुल। ये नहीं कि सर तो हर बार परासरण दाब निकाल रहे हैं तो हम भी परासरण दाब निकाल के आ जाएंगे। मात्रा पूछ ले, अणुभार पूछ ले, अननोन कंपाउंड होगा तो उसका मात्रा अणुभार कुछ भी पूछ सकता है, या विलेन का आयतन पूछ ले, ऐसा भी संभव है, या मोलरता पूछ ले, ये भी संभव है। विलेन स्थिरांक पूछ सकता है, टेम्परेचर पूछ सकता है, बहुत कुछ सारी चीजें हैं। आप सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि हम इस सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं और क्या क्या चीजें इसमें हैं, जो दिया है हमें निकालना क्या है, बस ये तरीका सीख रहे हैं आप यहाँ पर, है नहीं? बाकी क्वेश्चन का जो भिन्न भिन्न प्रकार का तरीका है वो लास्ट में मिलेगा आपको 2 या 3 क्लासेस में। ये तो हम शुरुआत से बताते चले आ रहे हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। इसका फैक्टर करोगे तभी समझ में आएगा। 10% जो है भैया
उसकी वैल्यू अगर देखेंगे तो 10/100 है। क्या है? 10/100। डब्ल्यू मतलब वेट होगा कहीं ना कहीं, तो ग्राम में रख लो। क्या रखोगे? ग्राम रखोगे। और आयतन जो है हमारा परसेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ये ml में निकल के आएगा। काहे में आएगा निकल के? ml में। यहां से हमें दो चीजें मिलती हैं, यानी स्मॉल w जो विलेय की मात्रा है वो 10 ग्राम निकल के आई है, और जैसे ही मात्रा हम लिखते हैं वैसे तुरंत उसका अणुभार निकालने की कोशिश करते हैं। तो अणुभार की बात करेंगे तो इसका भी फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है, यानी 6 गुणे कार्बन का प्लस 12 गुणे हाइड्रोजन का प्लस 6 गुणे ऑक्सीजन का, 72 12 96, इन सबको जोड़ोगे तो 180 ग्राम प्रति मोल होता है। आयतन विलयन का कितना है भैया? तो 100 ml है। कितना है? 100 ml। हमने कहा इस प्रश्न में देखिए इसका मान दिया है तो नहीं दिया है। कितना होना चाहिए? 0.0821 होना चाहिए। ठीक है। और इस क्वेश्चन में एक चीज और थोड़ा मिसप्रिंट हुई है, देखो 27 डिग्री सेल्सियस पर चीजों को आप कैलकुलेट करेंगे। कितने ताप पर करना है? 27 डिग्री सेल्सियस पर। तो स्मॉल टी डिग्री 27 है, और कैपिटल टी कितना हो जाएगा? तो 273 प्लस 27 जोड़ोगे कितना आएगा? 7 3 10, 7 2 9 1 10, 2 1 3, यानी 300 केल्विन आएगा भैया। अब अपना वही फार्मूला पुराना वाला उठाओ। हाँ, एक चीज और बताओ कि सर इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे? भैया जब ये WM/VST सब दे रखा है तो फिर फार्मूला WST वाला ही तो लगेगा, बटे में M-V, यही तो जाएगा बन के। W कितना है? 10, S कितना है? 0.0821 है, T कितना है? तो 300 है, और बटे में M डैश कितना है? तो 180, और V कितना है? 0.1 है। डायरेक्ट हमने रख दिया? नहीं, आपको बताते हैं। देखो 100 ml दे रखा था, है नहीं? हम जब फार्मूला यूज करते हैं तो हमें लीटर में रखना होता है बान को। क्यों? क्योंकि उसका मात्रक क्या है? लीटर वायुमंडल है नहीं? तो हम इस 100 को अगर 1000 से भाग करेंगे भैया, तो ये वैल्यू हो जाएगी लीटर में, और जब लीटर में होगी तो हम 100/1000 भी रख सकते हैं। लेकिन क्यों रखें? हम 0.1 लीटर रखेंगे। ठीक, तो 0.1 लीटर हो जाएगा हमारा। बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। पहला काम 0 से 0 को कैंसिल कर लो, आगे समझो जरा। ये 18 बनेगा, ये 0.1 होगा। इस यहाँ देखो दशमलव के बाद में एक स्थान। हमारे बायोलॉजी के जो बच्चे हैं उनकी कैलकुलेशन माशाअल्लाह होती है एकदम, है नहीं? बहुत माहिर होते हैं कैलकुलेशन में वो बायोलॉजी के बच्चे। बेइज्जती नहीं कर रहे हैं आपकी, बता रहे हैं ना, बहुत बढ़िया बच्चे होते हैं। उनको शायद ये भी बार बार पूछना पड़ जाता है कि ये सर दशमलव के बाद में एक स्थान है और ऊपर सर 4 स्थान पे है नहीं? तो सर 0 नीचे कितने पड़ेंगे? भैया कुछ ना करो, आंख बंद कर लो हमारे जैसे, है नहीं? और 4 में से घटा दो। दशमलव की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 4 है, नीचे 1 है, 4 में से घटाओगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो होशियार बच्चे फटाक से 3 0 नीचे पड़ जाएंगे, और दशमलव गया मार्केट टहलने। समझ में आया? यानी ये 821। हाँ, अभी भी कंफ्यूजन रहता, बताएं आपको। कहेंगे सर ये वाला 0 कहाँ गया? भैया एक चीज सुनो, संख्या के बाईं तरफ चाहे जितने 0 हो उनका कोई मतलब नहीं है। अगर संख्या के पीछे 0 है तो उसका मतलब होता है। यानी यहाँ देखो संख्या 8 लिखी हुई है, 2 1 लिखा हुआ है, इसके इधर चाहे जितने 0 दे रखे होते कोई मतलब नहीं रहता। अगर यही 1 के पीछे 0 होते तो उन सब 0 का अपना एक महत्व होता कुछ ना कुछ। ठीक, तो 821 गुणे 300 बटे में कितना? 18 गुणे 1000। 2 0 भैया फिर से कट गए, यही तो है। अब कुछ कटने वाला है तो 3 से कट सकता है, नहीं कटेगा 3 से। 8 2 10 11, नहीं कटेगा। पूरा करो सीधे, 3 से ये कट जाएगा। 3 1 कम 3, 3 6 18, यानी 821 बटे 10 छक्का 60 होगा। ठीक, भाग करना है सिर्फ 60 से। अगर इसे आप भाग करते हो, देखो इसे भाग करो, नर्सरी केजी वाली भाग। 60 1 कम कितना होगा? 60 होगा। 2 और 2 22 बचेगा। दशमलव 1 उतार, मतलब दशमलव नहीं, ये 1 आप उतारेंगे तो ऐसे 3 लगा लो, छोटे बच्चे जैसे करते हैं। 6 चौक 24 होता है, 240 बनेगा। ज्यादा हो जाएगा, लगा पाओगे? नहीं, तो 3 बार लगाओगे। 3 0 0 होता है, 3 6 18 होता नहीं, 13 3 0 0 रहेगा, 3 6 18 रहेगा, 180 बार जाएगा। यहाँ घटाने का साइन चलता है, तो 1 बचेगा, 12 से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 41 बच जाएगा भैया। कितना बचेगा? 41 बचेगा। अगर 41 बच रहा है तो दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो,
अब 6 की 6 से गुणा करते हो तो 36 आता है, यानी 360 बनेगा जाके। और हमारे पास कितना है, 410 है। अगर हम 6 की 7 से गुणा करते हैं तो 42 आता है, एक जीरो पीछे फिर लगाओ, 420 बनेगा। लेकिन अपनी वैल्यू तो 410 है, यानी कम है ना, तो 7 न लगा के 6 बार आप छोड़ देंगे, बस इतना हो गया ये, यानी 13.6 ATM है नहीं। भैया एटीएम को केटीएम ना लिख देना, केटीएम बाइक होती बहुत महंगी होती, 5-10 लाख की मिलती होगी शायद, है नहीं। पढ़ लिख लो फिर सपना देखना, आराम से खरीद लेना बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ये उधर देखिए लगा हुआ है भैया क्या, राड लगा हुआ है नहीं। और जब राड लगा हुआ, जहां पर कक्षा 12 पाठ 1 विलयन लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा शाइनिंग ज्यादा लग रही ना, तो थोड़ा सा हम इसको देखिए घटा बढ़ा रहे हैं। आप अगर मैनेज कर पाए तो ठीक है। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, पढ़ने में तो आ रहा वैसे। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, है नहीं, 10% W/V अनुसार सब पढ़ने में आ रहा हो। यार बच्चे हमारे हैं, कहीं ना कहीं मैनेज कर लेंगे चीजों को। कर लिया ना स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया भैया। आपके लिए 2 क्वेश्चन SW मिलने वाले हैं, उसके बाद क्लास की बाय बाय हो जाएगी। पहला क्वेश्चन जो है ये आप खुद से करेंगे घर से, यानी 17 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील पदार्थ की 5 ग्राम मात्रा को 400 ml विलयन में घोला गया है, ठीक है। परासरण दाब की गणना कीजिए, यदि S का मान कितना दिया हो, 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल है। आपसे क्वेश्चन ये हो जाएगा। T दे रखा है, W दे रखा है, आयतन दे रखा है, S दे रखा है, एक चीज नहीं दे रखी, अणुभार, ठीक है। यदि अवाष्पशील पदार्थ का जो अणुभार है वो कितना हो, 60 हो। ये पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन है, आप करेंगे, ठीक, उम्मीद करते हैं आपसे। दूसरी बात अगर हम करें तो भैया दूसरी बात पे देखें तो ये हमारा जाएगा 7 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब 1.5 वायुमंडल है, ठीक है। इसके या फिर विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसमें भी यदि विलयन स्थिरांक का मान कितना हो, ये हो। तो ये आज का रहा बच्चा HW। उम्मीद करते हैं आप आराम से करेंगे। एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपको, ये YouTube का भी चैनल है, यही मान लो, और यही चैनल टेलीग्राम का भी है, ठीक है। पूरे पाठ की जो न्यूमेरिकल की सीट है, जिसको आप वर्कशीट कहते हैं या असाइनमेंट नोट कहते हैं, वो आपको इस टेलीग्राम लिंक पर पड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। पूरे पाठ का, जिनके पास किताबें नहीं है, पढ़ने में होशियार बच्चे हैं हमारे तरीके से, वो तुरंत इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और आराम से क्वेश्चन करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारा लगभग 70% चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। आप अपने चैनल को भैया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ये दोस्तों में अपने खूब शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही है।
कल मिलते हैं फिर नए वीडियो में। आज के लिए टेक केयर, बाय बाय।